गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। अब वर्णमाला में सबसे पहले दो कैटेगरी होती हैं, जैसे कि वर्णों को डिवाइड किया गया है स्वर तथा व्यंजन में। स्वर फर्दर डिवाइडेड हैं हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श, अंतस्थ। स्वर हस्व स्वर से आपको क्या समझ में आया? जिनमें बोलने में कम समय लगता है। हस्व स्वर जैसे कि जिसमें मात्राएं बड़ी नहीं होती हैं, यानी कि वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा दबाव के साथ नहीं बोला जाता है। जैसे कि इसमें कोई ज़्यादा दबाव नहीं किया जा रहा है। ई अगेन, ऊ, ओ, ये सब हस्व स्वर के उदाहरण हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर में। इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है और इनमें हमेशा बड़ी मात्राएं होती हैं। जैसा कि हस्व स्वर से ये इस तरह से भिन्न है, जैसे कि हस्व स्वर में छोटा आ था, तो अब दीर्घ स्वर में बड़ा आ होगा, बड़ा आ, और इसको बोलने में ज़्यादा समय भी लगेगा। बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ, ये कुछ दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं स्पर्श। इसमें का से पा वर्ग, जो आपको पता होगा, जो हमारे कच त प वर्ग हैं, क से पा वर्ग तक जितने भी हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, उनमें इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं वो सब। और का से पा वर्ग तो सभी होते ही हैं, जैसे का, खा, गा, घाड़ा। ऐसे ही चावर से भी पूरे, टावर से भी पूरे, पावर से भी पूरे। तो का से पा वर्ग तक पूरे जितने भी होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, वो सभी को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद डा और ढा भी इसमें शामिल होते हैं, का से पा वर्ग के अलावा। अब आते हैं अंतस्थ में। अंतस्थ में या, रा, ला, वा 4 ही होते हैं, और इनको अच्छे से याद किया जा सकता है कि सिर्फ 4 होते हैं वर्ण। अब आते हैं हम स्वर से व्यंजन की कैटेगरी में। जब हम व्यंजन में आते हैं तो हम देखते हैं ऊष्म, जो कि हमें हमेशा से पता है। ऊष्म मतलब ऊष्मा शब्द से लिया गया है। ऊष्म मतलब गर्मी। तो जिन शब्दों को या जिन वर्णों को बोलने में हमें गर्माहट महसूस हो, गर्म हवा, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हो तो ऐसा लगता हो कि एक ऊष्मा ऊर्जित होती है। जैसे श, स, षटकोल वाला श, ह, ये सब ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। आगत व्यंजन का जो एक दूसरा प्रकार है, उसमें 2 वर्ण होते हैं, जैसे कि ज, फ, वर्ण तो काफ़ी बनाते हैं, बट ज और फ इसमें प्रमुख व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में जब हम आते हैं, जो तीसरे प्रकार का व्यंजन है, उसमें संयुक्त, जो कि नाम से ही दिखता है कि किसी 2 अक्षरों को जोड़ के बनता है। ज्ञा, ज्ञानी वाला, श, क्षत्रिय, श्र, त्र, त्रिशूल वाला, श्र, श्री वाला। तो ज्ञा, जो कि हमें पता है जा और या से बनता है। ऐसे ही इसमें 2 अक्षरों का कह सकते हैं कि
कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि संयुक्त व्यंजन बनता है। कभी भी अकेले अपने आप में नहीं बन पाता है। और वर्णों के समूह से ही, अक्षरों के समूह से ही वर्ण बनते हैं और वर्णों के समूह से ही वर्णमाला बनती है। जैसे कि एक शब्द है आम। हमें पता चल रहा है एक दीर्घ स्वर्ग का उदाहरण है। माँ एक अदर, एक अलग सा एक अपना अक्षर है। जब दो अक्षरों को हमने जोड़ दिया तो जोड़ के हमने देखा कि वो एक वर्ण बन गया, एक शब्द बन गया। और ऐसे ही अनेक वर्णों का जब समूह बन जाता है तो वर्णमाला कहलाता है। अब आते हैं विराम चिन्हों पे। विराम चिन्ह होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकार के यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि अल्प विराम, जो हम जब भी कोई बात करते हैं तो उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा सा हमें जब ब्रेक चाहिए होता है। उसने कहा उधर देखो, उसने कहा उधर देखो को हम एकदम से नहीं बोल सकते। उसने कहा, उसके बाद हम कुछ विराम हमने लिया, कुछ पॉज किया, उधर देखो, तो यहाँ पे हम अल्प विराम यूज़ कर सकते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम को हम यूज़ करते हैं जब हमें एक तरीके से अपने वाक्य में विराम देना होता है। उसके बाद है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी जब हमारी बात पूरी, हमारा कथन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इससे ये एक दिखता है कि हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, हमारा वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जैसे कि सीता अपने घर वापस आ गई। सीता अपने घर वापस आ गई के बाद अगर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो हमारा वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो विराम चिन्हों का बहुत ही अपने वे में इम्पोर्टेंस है। कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है। उससे हमारा वाक्य एक सही वाक्य बनता है। अदरवाइज़ वो वाक्य में अगर हम कोई भी विराम चिन्ह ना लगाएं तो एक अधूरा वाक्य और एक गलत वाक्य दर्शाता है। अनेक विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि जो मैंने बताया अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। उसके बाद हैं विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक में हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई बहुत ही खुशी, बहुत ही ताज्जुब, बहुत ही दुख, बहुत ही अफसोस, एक अचानक सा जो भाव प्रकट होता है, उसमें हम विस्मयादिबोधक यूज़ करते हैं। और इसका जो कि हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, एक डंडी लगा के नीचे बिंदु, वो इसका चिन्ह है। प्रश्नवाचक जो एक महत्वपूर्ण विराम चिन्हों में से एक है, उसमें क्या है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें प्रश्न लगाना, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, जिससे वो लग सके कि वो प्रश्न है, एक कंप्लीट सेंटेंस वो बन सके, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन सके। तो प्रश्नवाचक एक प्रश्न पूछने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद जब हमने ये वाक्य लिखा, उसके बाद हमने जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो उससे हमें समझ में आया कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो में भी हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और इससे हम अपनी बात कन्वे अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम उसी वे में, जैसे एक हमने एक प्रश्न पूछा है किसी से, उसी वे में हमने उसको दिखाया है। आई होप आपको वर्णमाला विराम चिन्हों का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए स्टडी वेल and keep working hard and do subscribe my channel. Thank you.